नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण, जिसमें हम सीधी बात करेंगे अविरल मलिक के साथ में। भाजपा नेता है और काफी वर्षों से भारतीय राजनीति में सक्रिय भी हैं और साथ ही अगर हम बात करें तो केसरिया रक्षा फाउंडेशन भी चला रहे हैं, हिंदुत्व की बात भी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अविरल मलिक साहब आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज कुछ सवालों से और कुछ जवाबों से। ये जानते हैं कि भारतीय राजनीति में तो जब चर्चा होती है तो भाजपा और कांग्रेस की जब बातचीत होती है तो बहुत आसानी से कह दिया जाता नहीं जी हमारे साहब हमारी वाली पार्टी बहुत बढ़िया है, हमारे वाले नेता बहुत बढ़िया हैं। लेकिन आज हम कुछ अलग शो करने जा रहे हैं जिससे दर्शक भी देखें और उन्हें लगे कि नहीं वास्तविक में भाजपा के अंदर घर में भी एक दूसरे को भी ऊपर नीचे मानते हैं, छोटा बड़ा मानते हैं। और जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई होती है अंदर भी वही वाली चीजें हैं या सिर्फ केवल बाहर बाहर ही। तो इसी क्रम में हमारा पहला सवाल है सीधा, और जिसे आप जो है मैं चाहूंगा कि आप जो है इसे बताएं और दोनों पर जो सवाल भी रखे उस पर आप अपनी बाद में टिप्पणी भी आप कर सकते हैं। उस पर आप अपना 1-2 मिनट आप ले सकते हैं बोलने के लिए, लेकिन आप सहमत किससे हैं वो जवाब आपको एक ही देना पड़ेगा। उनमें से जो बेहतर हो या चीजें जो भी सामने आपके सवाल आएगा जवाब आपको एक देना पड़ेगा, उसके बाद में आप टिप्पणी दोनों पर कर सकते हैं। ओके, तो आपके सामने मेरा पहला सवाल है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी का बेहतर प्रवक्ता कौन है, सुधांशु त्रिवेदी या फिर संबित पात्रा? इन दोनों में आप किसे बेहतर प्रवक्ता मानते हैं? देखिए इस प्रकार से नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जाने कि बेहतर प्रवक्ता कौन है तो आप जानने का प्रयास कीजिए भाजपा के प्रवक्ताओं और कांग्रेस के प्रवक्ताओं में बेहतर कौन है। क्योंकि भारतीय नहीं, मैं भाजपा के प्रवक्ताओं में नहीं, बात यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि आप गड़बड़ नहीं करेंगे कोई, इस शर्त के साथ में ही ये चीज चलेगी, क्योंकि आपके तरीके से नहीं हर बार चल पाएगी। हम बात आज कांग्रेस को हमने हटा ही दिया है, आज हम कांग्रेस की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। आज केवल व केवल हम अविरल मलिक का इंटरव्यू ले रहे हैं, अविरल मलिक की अपनी राय जानना चाह रहे हैं कि अविरल मलिक अपनी लाइफ में किसे क्या पसंद करते हैं, उनको भारतीय राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको क्या पसंद है, उनको क्या बेहतर लगता है और क्या बेहतर नहीं लगता है। आज सवाल वो है, आज कांग्रेस का कोई जवाब नहीं है, कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस आज बीच में नहीं आनी चाहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर दर्शकों का ये रहता है कि नहीं हर जगह कांग्रेस नहीं होनी चाहिए, हर जगह भाजपा कांग्रेस होती रहेगी। फिर कुछ चीजें ऐसी भी हो कि हर रोज अगर एक ही चीज का तड़का लगाएंगे तो आप नहीं जो है वो मसाला पेश कर पाएंगे जो दर्शक जानना चाहते हैं। वो आपके मुख से रोजाना वही एक बात नहीं सुनना चाहते, वो ये भी जानते हैं कि आपकी अपनी असल जिंदगी में भी कुछ ना कुछ है कि नहीं है, उस पर आपका क्या है, जहां आप हैं वहां आपका स्टैंड क्या है, उस पर भी वो आपकी राय से अवगत भी होना चाहते हैं और आपका काम भी है कि उनको आप अवगत कराएं। जी देखिए यदि आप इस प्रकार से जानना चाहते हैं कि आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी और संबित पात्रा जी में बेहतर कौन है, आप ये जानना चाहते हैं तो ये मेरी निजी राय के रूप में यदि जानना चाहते हैं तो मैं इसको इस प्रकार से देखूंगा कि कौन प्रवक्ता ऐसे हैं जो कि तथ्यों के आधार पर बोलते हैं। नहीं, मुझे आधार नहीं, आपका अपना एक सवाल आप दे सकते हो, इस पर पहले आपको जवाब देना है, उसके बाद आप दोनों पर आप अपनी टिप्पणी कर सकते हो। आपकी अपनी राय क्या है दोनों को लेकर? इन दोनों लोगों में से आपका, मेरा फिर सवाल सुन लीजिए, उसका उत्तर पहले देना है, उसको बोलना बाद में। भारतीय जनता पार्टी का बेहतर प्रवक्ता कौन है? देखिए आपको एक चूज करना है, आप एक जो है चूज आप कर सकते हैं। बेहतर आपके लिए कौन है, ऊपर कौन है, आप किसे अपना मानते हैं कि आपकी नजर में बेहतर कौन है? बेहतर की बात कर रहा हूँ जी। मैं भी वहीं आ रहा हूँ बिल्कुल। देखिए इस प्रकार से यदि जानना चाहते हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा निजी तौर पर मैं संबित पात्रा जी को बेहतर मानता हूं अपने तरीके से, लेकिन जो जनता का तरीका है उसमें सबको ही बेहतर जनता मानती है। सुधांशु जी को भी बहुत बेहतर जनता मानती है और संबित पात्रा जी को भी बहुत बेहतर मानती है। और जिस प्रकार से संबित पात्रा जी की आज अगर हम बात करें कि जनता के सवालों की, सुधांशु जी के इतिहास के संबंध में यदि जानकारी उनकी देखें, जो इतिहास के संबंध में उनका ज्ञान है, उनका अध्ययन है, हर विषय पर उनकी पकड़ है सुधांशु त्रिवेदी जी की, तो वो बहुत बेहतर है। और राज्यसभा के सांसद हैं, कुशल वक्ता हैं, बहुत बुद्धिजीवी वैज्ञानिक हैं। इसीलिए मैं निजी तौर पर सुधांशु जी का और संबित पात्रा जी दोनों का ही बहुत सम्मान करता हूँ जी। ओके, अविरल मलिक जो है वो सम्मान दोनों का करते हैं और वो ये भी जानते हैं कि दोनों कुशल प्रवक्ता हैं, बहुत बेहतर हैं।
लेकिन जो बेहतर है वो उनकी नजर में संबित पात्रा है। ठीक है, हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़े उससे पहले ये भी चर्चा हो जानी जरूरी है कि जब आप कहते हैं कि कांग्रेस या भाजपा की चीजें जब की जाए तो उनमें बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता आज तक आए हैं कि जो बहुत सारी जगहों पर जवाब भी दिए गए हैं, चाहे संबित जी रहे हों या फिर अगर हम सुधांशु जी का देखें तो मुझे नहीं लगता है कि उनको जो है जैसे हमारे एंकरों की दुनिया में हमसे पूछा जाए सबसे बेहतर एंकर कौन है, कहेंगे जी सुधीर चौधरी, नहीं जी वो तो फिर ना बेहतर कोई एंकर आज तक हुआ है और न मुझे लगता है कि सदियों तक होगा, 100-200 साल तक या 1000 साल तक ना हो, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में एंकरिंग जो की है वो बहुत ही बेदाग की है। उनको आज तक किसी ने खींच या लाग लपेट नहीं ले पाए, लोग उनको कोई शब्दावली में ऐसा कुछ नहीं बोल पाए जो लोगों को ये लगता है कि मैं ये पत्रकारों को आज बोल करके आऊंगा, वो उन्होंने कभी बिल्कुल बोलने नहीं दिया। और खिंचाई और पिलाई जो की है डिबेट में बैठा करके वो बिल्कुल अलग की है, उनके बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीज आती है कि हम बेहतर किसे मानते हो, बेहतर कौन है, वो हमारे बीच हो न हो लेकिन हमारी लाइफ में जो बेहतर है वो बिल्कुल बेहतर है। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, आपकी स्क्रीन पर है भारतीय जनता पार्टी का बेहतर मुख्यमंत्री किसे मानते हैं विरल मलिक, कैसे देखते हैं, योगी आदित्यनाथ को बेहतर मानते हैं या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा को बेहतर मानते हैं, इन दोनों में बेहतर कौन है और टिप्पणी बाद में। देखिए, निजी तौर पर यदि आप मेरे से जानना चाहते हैं, आपको मैं स्पष्ट कर देता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मैं अपने नहीं, आज मैं आपको बता दूं, आज से खिड़की में आप अकेले ही हैं और आज हम और आप दो लोग ही चर्चा कर रहे हैं जी। नहीं, मैं बता देता हूं, मैं अपने तरीके से जो देखता हूं उसके आधार पर, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, साथ साथ मैं दिल्ली में भी रहता हूं, तो उत्तर प्रदेश में से मेरा जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश मेरा गृह राज्य है, तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि योगी जी को मैंने बहुत करीब से देखा है, उनके कार्यों को बहुत करीब से देखा है, इसीलिए निश्चित रूप से मैं उनकी सराहना करता हूं। और हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा भी जो कार्य किए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, और जिहादियों के खिलाफ जितने भी कार्य हेमंत बिस्वा शर्मा जी कर रहे हैं वे बहुत काबिले तारीफ है। निश्चित रूप से आपको भी उसमें सराहना करनी चाहिए कि जितने नहीं, मैं सराहना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज यहाँ पर आपकी नजर में बेहतर कौन है, आप आज सराहना करने के लिए बैठे हैं, आज आपको सराहना करनी है, आप किसकी सराहना कर रहे हैं, इन दोनों मुख्यमंत्रियों में से आप किसे बेहतर मानते हैं, ये सीधा सा एक जवाब आप दे सकते हैं। घुमाने फिराने के लिए आपके पास तो बाद में रहेंगे, लेकिन आपकी नजर में इन दोनों में बेहतर कौन है जी। बिल्कुल, उसका तो मैंने आपको उत्तर दे ही दिया। योगी आदित्यनाथ जी को जिस प्रकार से मैंने करीब से देखा है, नजदीक से देखा है, तो उसके आधार पर मैं कह मतलब आप योगी आदित्यनाथ जी को मान रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में वो लंबी पारी खेलेंगे, प्रधानमंत्री पद तक जाएंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा जी नहीं जा सकते हैं? नहीं, ये शायद अगर ये आप जब आप कह रहे हैं कि उनके कार्यों को आप देखिए जी, नहीं आप कह रहे हैं उनके कार्यों को देखिए, तो मैं तो उनके कार्यों को देख करके मुझे ये लगता है कि शायद योगी आदित्यनाथ जी के दिल में मन में थोड़ी रहम भी होती है अपराधियों के लिए। हेमंत बिस्वा शर्मा में वो भी खत्म है, वो बिल्कुल कोई बिना जो है रहम के जो है पूरा काम करते हैं। अगर कोई अपराधी है तो बिना लाग लपेट के क्या होगा, क्या देखा जाएगा, परिणाम क्या आएंगे, उसकी चिंता हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं करते हैं। चलिए हम मैं इसके साथ साथ मैं ये तो आपको बता ही रहा हूँ इस इंटरव्यू में, ये तो बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ मैं निजी तौर पर आपको ये भी बता देता हूँ कि आपकी बिल्कुल योजना है, कोई एजेंडा आप लेकर के बैठे हुए हो कि भाजपा में। नहीं, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, पत्रकारों का एजेंडा नहीं होता है। पत्रकारों को कौन सा चुनाव लड़ना है, हमें कौन सा, आप जानते हैं हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, हमें कौन से राज्यसभा की सीट पानी है, आगे जाकर के हमें चुनाव लड़ना है, ऐसी कोई विचारधारा नहीं है मन में जी। नहीं, सुनिए, आप भाजपा में ही बेहतर देख रहे हो, आप नहीं देख रहे। भाजपा में बेहतर इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि लोग भाजपा में ही बेहतर तलाश कर रहे हैं, लोग भाजपा के अलावा विकल्प नहीं तलाशना चाहते, वो चाहते हैं कि भाजपा मिले लेकिन भाजपा में और भी बेहतर मिले। मोदी ने काम किया, ठीक है, कुछ खोज करके देखें कि भाजपा में और कुछ बेहतर है क्या। ये तर्क आपका बिल्कुल सही है, जो आपने तर्क दिया वो बिल्कुल सही है, लेकिन गलत स्थान पर सही तर्क को जोड़ रहे हो आप। नहीं, मैं तो आप जानते हैं कि पत्रकार कभी गलत नहीं बोलता है, पत्रकार जितना बोलता है उतना सही बोलता है। आपके ऊपर लेने के है, आप कैसे ले रहे हैं। चलिए, सवाल तीसरा आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन है, क्योंकि पूरे देश में 125 करोड़ लोग जानते हैं और मानते भी हैं और कई बार साबित भी किया है इन लोगों ने। आपके नए नए अवसरों पर जहां आप फंसते हैं वहां पर ये जो है आपके लिए पहुंच जाते हैं, आपको बचाने के लिए, और कहते हैं हमारी सीट नहीं निकलेगी, कोई बात नहीं, आपके लिए तो हम अपनी जान दांव पर लगा देंगे, कोई एक वोट ना मिले कोई समस्या नहीं, लेकिन हम आ जाएंगे।
आपके खिलाफ भी बोलेंगे। तो ये क्या एजेंडा है? किसे क्या कैसे आप देखते हैं कि इनमें से मायावती जी पूरा दल छोड़ छाड़ के आ गई आपकी, वो बोलते हैं कि नहीं जी उधर नहीं जाना, सदुद्दीन ओवैसी का बिल्कुल अपना एजेंडा ही क्लियर है। तो दोनों लोग नहीं जा रहे हैं इंडिया वाले गठबंधन में, हालांकि दोनों लोग विरोधी हैं और इतने विरोधी हैं कि इनसे ज्यादा बड़ा विरोधी कोई है नहीं देश में, रहा नहीं है। जिस तरह की बयानबाजी आई, जिस तरह के बयान चलते हैं, लेकिन इतने बड़े विरोधी होने के बावजूद दूरी क्यों बना रहे हैं? आखिर समस्या कहां पर आ रही है कि जो बात लोग बोलते हैं वो सही है? देखिए, दो प्रश्न आपके द्वारा मेरे से किए गए, उसका मैंने आपको बेबाकी से उत्तर दे दिया, स्पष्ट तौर पर उत्तर दे दिया। ये जो जी आपका तीसरा जी। प्रश्न है, ये तो अभी नहीं, इसका उत्तर मुझे सुनिए, इसका उत्तर अभी मुझे पता नहीं चला है। अभी मुझे पता ही नहीं है बी टीम कौन सी है, कहां पर रहती है, कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती, बी टीम नहीं पता, इसीलिए इसका उत्तर मैं दे ही नहीं सकता। अगर मुझे पता होता तो मैं देता। चलिए मैं आपने इस मेरी सवाल बी से टीम पसंद पूछी इस थी, तो सवाल से मैंने आपको आपको उत्तर आजाद दे करता दिया। हूं कि आप एक सवाल से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, सीधे सीधे बोल दीजिए। इस सवाल का उत्तर नहीं, नहीं मैं आ रहा है सीधे सीधे एग्जाम में, नहीं, आप इसको कर मुझे दीजिए। पता ही नहीं तो मैं बताऊं कैसे कौन सी बी टीम है, कहां पे रहती है? भाजपा की कोई बी टीम उत्तर नहीं नहीं है। देना चाह रहे बी हो? टीम है जी भाजपा जी, की, तो आप मैं उस कैसे सवाल का बता दूं उत्तर भाजपा की बी टीम? नहीं, अग्रल साहब, अगर आप सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हो तो एग्जाम बोर्ड पर ये तो नहीं कहोगे ना कि प्रश्न पत्र से वो प्रश्न ही हटा दो जो मुझे ना आता हो, या मैं जिसका उत्तर देना नहीं चाहता, ये मेरे मन मुताबिक नहीं है, तो इसको हटा दिया जाए। चलिए मैं आगे इसी कड़ी में आपको सामने लेकर के आता हूँ, और बहुत ही रोचक प्रश्न है ये चीज को लेकर के। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते होंगे, तभी तो कहते हैं कि बिकने और खरीदने वाले लोग होने चाहिए। और हालांकि ये चीज जो है देखी जानी बहुत आवश्यक है कि कौन लोग जो है खरीदने बेचने की बात करते हैं। बात यह है कि जो दर्शकों के मन में चल रहा है और जो लोगों के बीच में चल रहा है, सवाल हम वही लाते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि वो मुद्दे उठाए जाएं, वो सवाल किए जाएं जो लोगों के बीच में सुगबुगाहट, कहते हैं ना चौपाल में कुछ चर्चा चल रही है, उसमें कितना सच है कितना झूठ है वो अलग बात है, लेकिन अगर कहीं कुछ चला है तभी कुछ ना कुछ चहल पहल है। भारतीय जनता पार्टी की नजर में बड़ा गद्दार कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको लेकर के जब तक सिंधिया शामिल नहीं हुए तब तक ये लगाए गए कि नहीं रानी लक्ष्मीबाई के साथ सिंधिया परिवार नहीं खड़ा हुआ, और उसके बाद पार्टी से निकल गए। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, इन दोनों में से किसे आप मानते हैं कि गद्दार कौन है? बाहर जाकर के अभी जब तक रहे स्वामी प्रसाद मौर्य तब तक हिंदुओं की बातचीत होती रही, अब जाकर के उन्होंने तो ऐलान कर दिया, बोले हिंदू धर्म ही नहीं है, ये तो नाम इस नाम का तो कुछ है ही नहीं। तो जैसे इन देखिए, दोनों में आप सुनिए, किसे मानते हैं कि हिंदुओं के साथ धोखाधड़ी हुई है? जी स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जितने भी कार्य किए गए वे सारे कार्य गलत हैं। एक प्रकार से हिंदू धर्म का अपमान करने का प्रयास स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा किया गया, और ये ऐसा व्यक्ति है स्वामी प्रसाद मौर्य जिसका कभी भी सम्मान तो किया ही नहीं जाना चाहिए, ये सम्मान करने योग्य व्यक्ति ही नहीं है समाज में। और इसने जिस प्रकार से भगवान श्री राम का, हिंदू धर्म का, रामचरितमानस को आप ले लीजिए, हमारे ग्रंथों को आप ले लीजिए, अपमान करने का जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने जो प्रयास किया है वो बिल्कुल गलत है, और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। लेकिन जी इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, आप इस व्यक्ति के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जोड़ रहे हैं, जो इतने महान व्यक्ति हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं देश के, देश की सेवा करने का कार्य कर रहे हैं, देश के गरीबों को किस प्रकार से हवाई नहीं चप्पल बिल्कुल, पहनने वाले को हवाई लेकिन जहाज में लेकिन बैठने का बात जो सपना है समस्या ये उसको आती साकार है कि कराने अगर का नेहरू प्रयास को कर घेरा रहे जाए हैं, तो सिंधिया तो को क्यों बिल्कुल नहीं? ये गलत है, अगर नेहरू बिल्कुल गलत नेहरू है। जी भी हमारे आज एक बीच में गद्दार नहीं के है। साथ एक ईमानदार आदमी को जोड़ना बिल्कुल गलत है। मलिक साहब, नेहरू जी हमारे बीच नहीं है ना, फिर भी नेहरू को लिया जा रहा है, ये तो है। और इन्होंने बयान जैसे जैसे दिए वो तो आपको भी पता है, अगर बयानों के साथ उतरेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। अगले सवाल पर हम पहुंचते हैं, और स्क्रीन पर आपकी ये सवाल रहा, भारतीय जनता पार्टी असली गांधी किसे मानती है? ये मुझे लगता है कि आपके लिए ही नहीं, ये देश में लोगों के बहुत मन में कम प्रश्न आता है। लोग राहुल गांधी और महात्मा गांधी की तुलना करते हैं, तो उसमें बोल दिया जाता है कि गांधी जी असली गांधी है। लेकिन अब इसमें तो एक गांधी आपके साथ भी है पार्टी में। वो बड़ी ढूंढ करके बहुत ज्यादा रिसर्च की, बहुत खर्च किया समय जो है, और मैंने सोचा कि नहीं अविरल जी से ये पूछने की बात है, भारतीय जनता पार्टी जो है असली गांधी किसे मानती है? दोनों नकली हैं, गांधी जी ही असली गांधी हैं, या इनमें दोनों में से कोई आपको असली गांधी लग रहा है? जी नहीं, देखिए, कौन हो असली गया? महात्मा गांधी के संबंध में जानना चाहते हैं तो असली महात्मा गांधी तो असली महात्मा नहीं, मैं गांधी असली है। महात्मा गांधी के असली संबंध में गांधी नहीं तो जानना महात्मा चाहता, गांधी मैं है। कह रहा हूं कि आपकी नजर में, आपकी पार्टी में अगर कोई गांधी लगा रहा है तो वो गांधी है ना?
सहमत हैं या नहीं है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ आपसे कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आजकल गांधी जी का तो अलग ही स्वैग है जी। लेकिन आप कैसे ले रहे हैं अभी तक उनका देखिए जो है, जो रहा है और आगे भी रहेगा? मुझे लगता है वो मैं पार्टी में एक बड़े कद्दावर नेता हैं, देखिए निजी तौर पर जनता मैं पार्टी बहुत में एक सम्मान करता हूँ वरुण अलग और गांधी विशेष स्थान रखते का, हैं जी। बहुत ईमानदार व्यक्ति है, स्पष्टवादी है, स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं। अच्छी तो बात है, उसके लेकिन आधार हमने पर तो केवल सवाल ही इतना मैं हमारा अलग कहना था, हमने चाहता हूँ। कहा कि वो बोलने वाले व्यक्ति नहीं है। मेरा तो ये सवाल ही नहीं था, ये स्पष्ट बोलने वाले हैं कि नहीं है। आपने शायद सवाल नहीं ठीक से सुना। सामने आपके लिखा मैंने है, सवाल बिल्कुल भारतीय ठीक जनता किया। पार्टी असली गांधी किसे मानती है? एवरेल साहब किसे मानते हैं कि असली गांधी हैं या नहीं है? इन दोनों में से कोई है गांधी राहुल असली? गांधी जी भारतीय जनता पार्टी की यदि आप बात कर रहे हो तो उसके साथ साथ मैं ये भी आपको स्पष्ट बता देता हूँ, मैं भारतीय भारतीय जनता जनता पार्टी पार्टी वही की बात नहीं मानती कर है। रहा हूँ। भारतीय जनता सुनिए, पार्टी का भारतीय जनता स्टैंड क्या है? पार्टी वही गांधी मानती मानती है जो है? जनता मानती है। वरुण गांधी को एक असली मिनट गांधी आप बोलने मानती है या दीजिए, नहीं? ये स्पष्ट मैं आपको नहीं, कर दूंगा। मैं तो मैं आपका एक ही मत एक जानना मिनट चाह रहा एक हूँ। मिनट का आप आप समय मुझे इतना क्यों दीजिए, मांग रहे मैं हैं? तो एक आपके लिए मिनट बहुत ही आपको स्पष्ट कर दूंगा। अविरल साहब, आप ये आपके लिए बड़ा सरल था और बहुत इजी था कि आपकी अपनी पार्टी के नेता के पक्ष में बोलना है। एक बार आपने बोल देना था कि नहीं, भारतीय जनता नहीं पार्टी नहीं नहीं केवल नहीं, वरुण गांधी को ही असली गांधी मैं वही मानती है। बोल रहा हूँ। अगर आप मैं ऐसा वही स्टैंड बोल ले रहे रहा हैं, हूँ, वही ठीक, आ रहा हूँ। एक मिनट आप सुनने का जब प्रयास करेंगे तब आपको समझ में आएगा। बिल्कुल मैं सुन देखिए रहा हूँ, वरुण आप बोलिए गांधी जी जी। जो है, वरुण गांधी जी ही ईमानदार व्यक्ति हैं। वरुण गांधी जी की तुलना राहुल गांधी से आप कर ही क्यों रहे हैं, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं, राहुल मैंने गांधी गांधी एक बनाम गांधी, ऐसा व्यक्ति मैंने है मैंने मेरी मेरी तुलना जिसको कुछ राहुल समझ में गांधी नहीं से नहीं आता। है। मेरा 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 वरुण और राहुल गांधी तो ऐसा व्यक्ति मेरा है जिसे राहुल कुछ और समझ में वरुण नहीं से आता। कोई यहाँ पर और वो ये नहीं है। भारतीय मेरा राजनीति का, केवल गांधी शब्द पर मैं जा रहा हूँ। मेरी 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 ये बात आप भारतीय समझे नहीं। राजनीति में काका मैंने बात नहीं ऊपर जो जानता राहुल सवाल लिखा है गांधी। वो केवल सरनेम लिखा है कि क्या गांधी की बात जब होती है तो कई बार क्या वो नहीं अपमान नहीं बिल्कुल है क्या? जी बिल्कुल असली असली तो वरुण गांधी है, असली वरुण गांधी है, एकदम ईमानदार व्यक्ति है। अगर ऐसे व्यक्ति के संबंध में आप जानना चाहते हो, वरुण गांधी जी जो कि जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, और राहुल गांधी तो एकदम ऐसा व्यक्ति है जो राजनीति नहीं जानता और राजनीति में चलिए जबरदस्ती मलिक साहब, परिवार ये के तो साथ के नहीं आधार नहीं, पर घुसपैठ चलिए कर रहा आपने है। आपने आपने नहीं, केवल कार्यों के आधार पर अगर जातियां हट जाए तो फिर आप फंस जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप फंस जाएंगे, सतपाल मलिक साहब पर हम जाएंगे। लेकिन अगली बार जो है, अगला प्रश्न है बहुत ही रोचक है और आपके सामने है, जिसे मुझे लगता है कि आप सवाल जो है देखेंगे। भारतीय राजनीति का असली चाणक्य कौन है? क्योंकि बहुत बार कहा गया 60-70 पार्टियां मिल गई, बोले शरद साहब हमारे असली चाणक्य हैं। तब तक जो है भतीजे ने पार्टी तोड़ डाली, दो टुकड़े कर दिए देखिए उसके। सर, अब वो बोले कि भाई नहीं भाई कोई देखिए, लड़ाई नहीं है, संजय एक तरफ अलग बयान देते हैं। इनमें जो एक सवाल सुन लीजिए, पूरे देश भर में जो एक माहौल जो क्रिएट किया गया साल 2 साल से, शरद पवार जी को आगे किया जाता है कि नहीं वो असली चाणक्य है, अमित शाह तो चाणक्य नहीं है। अमित शाह जी की तरफ से ऐसा कोई वो तो बयान नहीं आता है, लेकिन जो चर्चा जो आम जनता में जो मची रहती है, जो ये चर्चा होती रहती है कि नहीं असली चाणक्य कौन है, तो कुछ लोग कहते हैं शरद साहब है, कुछ लोग कहते हैं अमित साहब। तो आप कैसे देखते हैं कि असली चाणक्य की क्या परिभाषा है और कैसे आप दोनों राजनेताओं को आप देखते हैं? जी देखिए असली चाणक्य तो आचार्य चाणक्य हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं यहाँ पर, तो अमित शाह जी ही चाणक्य की भूमिका में है। और एक प्रकार से सब कुछ राजनीति का, एक प्रकार से जनता की सेवा राजनीति के माध्यम से कैसे करनी चाहिए वो अमित शाह जी जानते हैं। और शरद पवार जी से अमित शाह जी की तुलना तो करनी नहीं चाहिए। कौन है शरद पवार? इनकी पार्टी खुद की टूट गई, ये परिवारवाद के आधार पर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो किस प्रकार के लोगों की तुलना आप इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए आपको। इस प्रकार से इतने महान व्यक्ति की तुलना, अमित शाह जी की तुलना शरद पवार जी से करना बिल्कुल गलत है, ये अतुलनीय है, तुलना ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, तुलना क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे लगता है कि अगर एक बड़ा वर्ग अगर ये मांग कर रहा है कि हम तुलनात्मक खड़े हैं, तो तुलना बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि नहीं हमारे वाले बड़े हैं, तो पहले देख तो लेते हैं कि आपके विचार क्या हैं और वो कैसे देखते हैं। दोनों में तुलना हमेशा जब बात करते हैं शरद जी की, तो नरेंद्र मोदी जी भी सम्मान करते हैं, मंच पर भी जो है सम्मान होता है। तो भारतीय राजनीति की मैंने बात की, और सवाल को आप अगर गौर से आप पढ़ेंगे तो उसमें भाजपा नहीं लिखा है, इंडिया नहीं लिखा है, कांग्रेस नहीं लिखा है, उसमें साफ लिखा है भारतीय राजनीति। क्योंकि भारतीय राजनीति जो है, हम लोकतंत्र की अगर बात करें, दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी का हमारी। उत्तर भी दे दिया, आपके प्रश्न का मैंने उत्तर भी दे दिया। अमित शाह जी ही असली चाणक्य है भारतीय राजनीति के, और जनता भी मानती है, भारतीय जनता पार्टी मानती है, और मैं निजी तौर पर मानता हूँ।
जी, पूरे देश में जिस तरह से बड़ा जब प्रश्न आता है, चाणक्य का नाम लिया जाए, आधुनिक चाणक्य कौन है, तो लोग एकदम जवाब दे देते हैं अमित शाह हैं वाले। तो वो जिस तरह से जो सवाल है, वही सेम सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन और कोई अपील आप करना चाहेंगे जो आज के दौर में जिस तरह के नेता राजनीति करने के लिए कुछ भी बयान उल्टे सीधे जो दे रहे हैं, वोटर राक्षस है, बयान में हिंदू धर्म नहीं है, और पता नहीं क्या क्या बयान, ये उल जलूल कहाँ से, क्या कौन सा भांग का नशा कर रहे हैं लोग? कोई नशा सा करके जाते हैं कि नहीं, वहां जाकर बयान भूल जाते हैं। कौन सी झल्लाहट निकल रही है? भाजपा से नहीं जीत पा रहे तो वोटर से लठ लेकर के निकल पड़े। नहीं, वोटर को मारना है क्योंकि ये वोट नहीं दे रहा है, तो जबरदस्ती वोट पे मशीन दबाए, मशीन में उंगली दबाई जाएगी क्या? इस तरह के गलत बयान दे करके इस तरह भावनाओं को सीधे सीधे आहत करने पर उतर आए। जब इनके प्रवक्ताओं को, इनके कार्यकर्ताओं से जब आहत भावनाएं न हुई, मन न भरा, तो नेता खुद करने लग गए। बोलते हैं कि अब कुछ नहीं हो रहा है तो अब हम ही शस्त्र उठा लें, शायद कुछ हम कर लें। जी जी बिल्कुल, देखिए यही बेवकूफी है इन लोगों की। जिस प्रकार से आपने जिक्र किया राक्षस बोलने वाले बयान का, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को नेता के तौर पर कोई लेता ही नहीं है। कोई एक प्रकार से उनको सीरियसली नहीं लेता। इनकी पार्टी में, इनकी खुद की पार्टी में रणदीप सिंह सुरजेवाला को सीरियसली नहीं लिया जाता है। नहीं, आप बात बात ये कर नहीं लीजिए है। जो वहां अगर पे रणदीप भ्रष्टाचार। सुरजेवाला की बात की जाए, भारतीय राजनीति में एक छोटे से छोटा व्यक्ति है और राष्ट्रीय स्तर पर है। उसका एक तो हर तरह से उसको इग्नोर नहीं कर सकते। उसको भले ही 4 लोग मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, उसको तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसे बयानों से सहमत हैं आप? क्या राजनीति में ऐसे बयान, ऐसे शब्द क्या होने चाहिए? क्या ये अपेक्षा की जाए कि भारतीय राजनीति में जब लोग आए तो पढ़ लिख करके जब आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और ये ऐसे बयान दे रहे हैं, तो इनसे क्या उम्मीदें की जा सकती है कि विकास कैसे करेंगे जब इनके बयान इतने हैं और ये घृणा करते हैं जनता से ही हमारे देश की? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से विकास की बात तो आप कर ही नहीं सकते। कांग्रेस के नेताओं से विकास की तो उम्मीद करनी ही बेकार है। कांग्रेस के नेता विकास करने के लिए बने ही नहीं है। ये राजनीति में यदि आए हैं तो ये इसलिए आए हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा सके, किस प्रकार से अपने घर भरे जा सके, किस प्रकार से अपनी जेबें भरी जा सके। ये अपनी कमाई के लिए राजनीति को सेवा का जरिया ये लोग नहीं मानते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति को सेवा का जरिया मानते हैं, एक माध्यम मानते हैं जनसेवा का। ये लोग उसे भ्रष्टाचार करने का एक तरीका मानते हैं, कमाई का, धंधे का एक तरीका मानकर ये लोग चलते हैं। इसलिए जनता इनको मुंहतोड़ जवाब, करारा जवाब वोट का चोट करके देगी। और वोट की चोट ईवीएम के माध्यम से जो जनता के द्वारा वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में की जाएगी, वो एक प्रकार से बहुत सराहनीय होगा और इनको मुंहतोड़ जवाब इस बार मिल जाएगा। करारी हार इनकी होने वाली है। अमेठी, चलिए, अग्रवाल रायबरेली, साहब हमारे साथ जुड़े थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। और बेबाकी बहुत से बहुत हमेशा की धन्यवाद। तरह जो है कुछ सवालों में जैसे राजनेता होते जा रहे हैं, क्योंकि गैब्रियल मलिक साहब भी परिपक्व होते करना है। यही राजनीति की खूबसूरती है लोकतंत्र में। जनता से सामना भी किया जाए और जनता से लड़ा भी न जाए, बिना लड़े सामना करना ही भारतीय राजनीति में लोकतंत्र है, ये दर्शाता है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल।